हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छी शानदार आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि दरोगा की भर्ती एक बहुत प्रतिष्ठित नौकरी है और उसके लिए आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। उसी चीज़ों को लेकर के एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग अपने जो सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें पहला जो हमारा विषय रहेगा वो हिंदी। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदी के 40 सवाल आने वाले हैं और ये 40 सवाल आपको 100 नंबर दिला करके जाने वाले हैं। अगर अच्छे से चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, हूबहू वही सवाल आ जाते हैं, छप जाते हैं, तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है एग्ज़ाम और डबल स्टार की तरफ आप बढ़ जाएंगे। है ना बच्चों। तो अभी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी हिंदी और हिंदी में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और वो सारे जितने भी प्रश्न आपके होंगे वो बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी लोग समर्थन करेंगे अच्छे से। हम लोग अपनी तैयारी करेंगे और अपने अपने मंजिल तक आप लोगों को पहुंचाने का प्रयास रहेगा। ठीक है। चलते हैं आज की क्लास में हम अपने पहले प्रश्न की ओर। जो पहला प्रश्न हमारा है वो हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। है ना, पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला शब्द हमारा है हास्य रस। ये हमारा पहला सवाल है कि हास्य रस प्रधान नाटक के लेख के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी ऐसा नाटक जिसकी रचना ही सिर्फ इसलिए की गई है कि अगर उसको पढ़ा जाएगा या उसका मंचन किया जाएगा तो साफ साफ लिखा है कि हास्य रस प्रधान। यानी उस नाटक में जो रस होता है, जो भरत मुनि जी ने दिए हैं रस, और रसों की संख्या जो उन्होंने भरत मुनि जी ने 8 बताई है, उन रसों में से जैसे वीर रस है, श्रृंगार रस है ना, हास्य रस है, ठीक उस उन्हीं रसों में से जो आप बात करोगे कि वो नाटक पूरी तरीके से फुल ऑफ, पूरी तरीके से जो भरा होगा वो हंसी से भरा होगा, गुदगुदाने का भरा होगा, आपको मुस्कुराने का अवसर देगा। तो उस रस की जब आप लोग बात करोगे तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प हम लोगों के सामने है करिंद, दूसरा विकल्प हम लोगों के सामने है प्रहसन, प्रहसन, और तीसरा विकल्प हम लोगों के सामने है समिधा। आगे की बात, चौथे विकल्प की बात करेंगे तो अणिमा। आप लोगों के लिए मुश्किल से कुछ सेकंड्स हैं, आप अच्छे से सोच लीजिए और सोच के जवाब दीजिए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत अच्छे सवाल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, लगातार समर्थन करते हैं, तो निश्चित ही मानिए कि एक तरफ से सारे सवाल फंसने वाले हैं आपके दरोगा परीक्षा में। ठीक है। तो कई सारे लोगों ने अलग अलग उत्तर अपने दे रखे हैं, अलग अलग लोग उत्तर देते हैं। ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही होना चाहिए। तो हास्य रस प्रधान जो हमारा लेख के लिए नाटक होगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रहसन। है ना। तो कुछ लोगों का बिल्कुल सवाल बिल्कुल परफेक्ट होगा, उनको उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में बात आ गई होगी कि इसका उत्तर प्रहसन होगा। ठीक है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो लिखा है सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक, मान चलिए जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपने बहुत सारे युद्ध देखे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी सेनाओं के बारे में आपको जानकारी होगी कि कभी आप पढ़ते हैं सिकंदर की सेना, कभी आप पढ़ते हैं हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की सेना, है ना, कभी आप कई सारी सेनाएं पढ़ते हैं। तो उन सेनाओं में उनको पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, कुछ सेना हमारी पीछे होगी, कुछ सेना हमारी सबसे आगे होगी, कुछ सेना हमारी बीच में होगी। उन सेनाओं में से एक पोर्शन, एक पार्ट वो आपका चुन करके सवाल बना रहा है कि उस सेना में से जो आपको बताना है वो बात ये बतानी है कि जो सबसे आगे रहता है, सेना का वह हिस्सा या सेना का वह तरीका जो सबसे आगे रहता है उसको आप किस नाम से जानेंगे। है ना। तो चलते हैं अपने विकल्पों की तरफ। पहला विकल्प हमारा है विलोड़क, दूसरा विकल्प हमारा है करकच, तीसरा विकल्प है हमारा महावट और चौथा विकल्प है हमारा हरावल। आराम से उत्तर देंगे और इसका भी अगले आराम से इसको डिस्कशन किए जाएंगे कि भाई ये जो विकल्प हमारे हैं इनके बारे में भी आपको सोचना है। जैसे अगर आप उत्तर पहले फाइंड कर लेंगे फिर इस पे चर्चा होगी। तो अभी हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने उत्तर देने शुरू कर दिए हैं और इनमें से जो आप बताओगे कि सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको आप किस नाम से जानते हैं, तो आप आराम से बता दोगे कि उसको सर हम हरावल के नाम से जानते हैं, कि सेना का वह भाग जो सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में रहता है उसको हरावल कहते हैं। ठीक है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल, तीसरे सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा जो है वो ये कहता है कि सूर्यास्त के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद, यानी आपको गोधील जैसे होता है वो शाम है, शाम है फिर सांझ है, इस तरीके से नहीं। सवाल बिल्कुल क्लियर कर रहा है, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा है कि सूर्य के
साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के ठीक पहले, यानी जो सनसेट होने वाला है, सूर्य का अस्त होने वाला है, उसके ठीक पहले और सूर्यास्त हो जाने के ठीक बाद के समय को आप क्या कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अभी हम चलेंगे अपने विकल्पों की तरफ और इनके विकल्पों को भी डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन पहली क्लास है, उसमें आपको सोचने का पूरा अवसर दिया जाएगा कि आप भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से सोच लें कि जो विकल्प आपको दिए गए उत्तर क्या था और उत्तर के साथ में जो 3 विकल्प थे वो क्या थे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को वेट रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इन्हीं प्रश्नों के विकल्पों को आपको दिखाया जाएगा और उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना बच्चों? तो देखते हैं हम लोग सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद के समय को हम क्या कहेंगे। पहला विकल्प हमारा है अरुणोदय, दूसरा विकल्प है हमारा उषा काल, ये गलती से हो गया है, ये हो जाएगा उषा काल, और तीसरा विकल्प हमारा है भोर, और चौथा विकल्प है हमारा अति संध्या। ठीक है, आराम से आप सोच लीजिए, सोचने का पूरा अवसर है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको नौकरी तक आपके ले जाने वाला है, तो कोशिश करिए कि अच्छे से बताइए। ठीक है, अब समय हो रहा है आपका, तो आराम से, कुछ लोगों के उत्तर सही होंगे, उनके मन में सवाल के उत्तर आ चुके होंगे। सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद के समय को हम लोग क्या कहेंगे, अति संध्या। क्या कहेंगे हम लोग, अति संध्या। ठीक है, चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला सवाल है हमारा, सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या होगा। कि जो आपकी नायिका है, नायिका के हिंदी में कई सारे भेद होते हैं, हजारों भेद होते हैं नायिका के, अगर उनको अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो उन्हीं नायिकाओं में इन लोगों ने बात करी है कि ऐसी नायिका जो सुंदर भी है और सुंदर मुस्कुराने वाली भी है, यानी ऐसी नायिका जो सुंदर मुस्कुराने वाली है उसको क्या कहेंगे। चलते हैं अपने हम लोग पहले विकल्प की ओर। पहला विकल्प है हमारा केसली। चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। केसनी का मतलब ये होता है कि जिसके बाल क्या हैं, बड़े भी हैं और सुंदर भी हैं। ठीक, दूसरा आप लोग देखते हैं, अगला आप देखेंगे सुकेसी, जिसके बाल सिर्फ सुंदर हैं, मुस्कुराने की बात नहीं है, सिर्फ सुंदर की बात हो रही है। तो जब सिर्फ सुंदर की बात हो जाएगी सुकेशी होगी। मुग्धा की अगर आप बात करोगे तो मुग्धा हम उस नायिका को कहते हैं जिसकी उम्र 16 से 18 के बीच में होगी, ऐसी नायिका आपकी क्या कहलाती है, वो नायिका आपकी आराम से आप जानते हैं मुग्धा कहलाती है। अब बचा हुआ जो आपका विकल्प हो गया है, तो जाहिर सी बात है जब 3 विकल्प आपके कट जाते हैं किसी भी परीक्षा में, तो आप आराम से उनके उत्तर दे लेते हैं और ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सुष्मिता। यानी सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका जो सुंदर मुस्कुराती है कि आपको ऐसा लगे कि आप पूरी तरीके से मंत्र मुग्ध हो गए हैं उसके मुस्कुराहट पर, है ना, तो उस नायिका को हम सुष्मिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ये लिखा हुआ है, विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से मिलने वाला धन, ये धन लिखा है बच्चों। ठीक है, कि विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से मिलने वाला धन, आमतौर पर आप देखते हैं कि अलग अलग धर्म में, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके से रिश्ते और शादियां होती हैं, है ना। वैसे आप देखते हैं कि विवाह के 8 प्रकार आपको दिखाई देते हैं, 4 मान्य होते हैं, 4 अमान्य होते हैं। उन्हीं में आपको दिखाई देगा ब्रह्म विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, आपको जानते हैं सारी सारी चीजें। इधर वाली लोग हम लोग बात करेंगे कि विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से, जनरली क्या होता है आप लोग जानते हैं कि जो कन्या पक्ष होता है, कन्या पक्ष की तरफ से आपकी कुछ संपत्तियां, कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं, ठीक है, वर पक्ष को दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, अलग तरीके से सवाल पूछा गया है और सवाल ये कह रहा है कि विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से मिलने वाला जो आपका धन है वो धन क्या कहलाता है। ठीक है, तो आराम से देखेंगे और कुछ लोग बहुत जल्दी में और बहुत खुशी खुशी और बहुत जल्दी में आराम से आंसर नहीं करेंगे, बिना कुछ सोचे टिक कर देंगे और उत्तर उनको क्या लगा देंगे, दहेज। तो यहाँ पर आपका दहेज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप बात करोगे दान, दान बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप बात करोगे जेवर, जेवर बिल्कुल भी नहीं है। जो पति कुल से धन मिलता है किसी कन्या को, तो उसके लिए एक जो शब्द यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो आपका क्या होता है, अन्वाधेय। तो आप याद रखेंगे कि ये वाली चीज आपकी क्या कहलाएगी, अन्वाधेय। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर और आपको बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही पूरी तरीके से आपको निःशुल्क इस चैनल पे पूरी दरोगा की तैयारी कराई जाएगी, है ना। चलते हैं, अगला सवाल हम लोगों का है, वह स्त्री जिसके मूछ और दाढ़ी निकलती हो। यानी हम ये कहेंगे वह स्त्री जिसके दाढ़ी और मूछ निकलती हो, सीधी सी बात है ना। आमतौर पर जो प्रकृति है, प्रकृति ने हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से बनाया है, हर एक अंग और हर एक चीजें अलग अलग से ईश्वर ने स्थापित करी हैं। तो जिस हिसाब से बायोलॉजिकली चीजें होती हैं आप जनरली सब लोग जानते हैं। अभी यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा विपरीत आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। प्रश्न में पूछा यह जा रहा है आपसे कि वह स्त्री जिसके मूछ और दाढ़ी निकली हो,
जिसके दाढ़ी भी निकली हो और मूछ भी निकली हो, ऐसी स्त्री को आप क्या कहेंगे? आराम से सोच लीजिएगा। 4 विकल्प आपके सामने लगे हुए हैं। विकल्प आपको लिए पढ़ दिया जाएगा। अध्यायूढ़ा पहला लिखा है, अधियूढ़ा शब्द। दूसरा जो लिखा है वो दुर्भगा लिखा है। तीसरा जब आप पढ़ेंगे तो ऋषभि लिखा है। और चौथा जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा वो विदुषी लिखा है। आप जानते हैं, आराम से जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, मॉक भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी आपको हिला दे रहे होंगे प्रश्न, क्योंकि प्रश्न का लेवल उतना इजी नहीं है। और वो जमाना, वो टाइम भी है कि अब वो प्रश्न आने से रहे कि आप हल्के फुल्के प्रश्नों को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। सारा पैटर्न बदल गया, सारा मेथड बदल गया। अब हिंदी कहती है कि हमें भी चाहिए फुल रिस्पेक्ट। क्लियर है? तो चलो इधर हम लोग बात करते हैं। तो इसका विकल्प क्या हो जाना चाहिए? आप लोगों ने अपने मन में सोच लिया होगा। और पहला विकल्प अध्यूढ़ा, दुर्भगा, ऋषभि, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऋषभि। क्लियर है इतनी बात? आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे, अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न की तरफ। वह सामग्री जो वधु अपने पिता के घर से लेकर आई हो। ठीक है, अभी आप लोगों ने इसका जस्ट भाई, इससे मिलता जुलता, इससे संगत प्रश्न आपने देखा था कि वहां पर जो धन आ रहा था, जो पैसा आ रहा था, जो संपत्ति आ रही थी, जो वस्तु आ रही थी, वो कहां से आ रही थी? पति कुल से। यहां उसका अपोजिट है, आपको आराम से विपरीत तरीके से दिखाई दे रहा सवाल। और ये पूछ रहा है कि ये वाला जो धन है, ये जो धन है, ये वाला आपको पति कुल से नहीं मिलेगा। ये वाला आपको अपने पिता के घर से पति के कुल लेकर के जाना होगा। ऐसे धन को हम क्या कहेंगे? एक बार चारों विकल्प हम हमेशा के तरीके से फिर से पढ़ देते हैं और आप उनके उत्तर करेंगे, है ना? तो पहला विकल्प हमारा है अन्वायन। दूसरा विकल्प है हमारा वैवाहिकी। तीसरा विकल्प है हमारा अड़वीक्षण। और चौथा विकल्प है हमारा आघात, है ना? बिल्कुल आराम से आप सोचेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे कि सवाल कितनी गहराई में है और कहां पर जा करके सवाल आपसे पूछा गया है। क्लियर है? मजा कट जाएगी पूरी तरीके से अगर आप अच्छे से इसको कर ले जाते हैं, है ना? तो देख लेते हैं हम लोग। जैसे वैवाहिकी क्या होता है? वैवाहिकी क्या होता है कि अगर किसी कन्या का, किसी स्त्री का, किसी महिला का, किसी लड़की का विवाह कर देने का वादा कर दिया गया हो उसके पिता के द्वारा, तो उसको हम वैवाहिकी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में अड़विच्छड़ क्या होता है कि छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, ऐसी या किसी चीज को जांच करना, पड़ताल करना, खोज करना, वो अड़विच्छड़ के कैटेगरी में आता है। आग्रात का मतलब क्या होता है? ठीक, ऐसे फूल जिसको सूंघा ना गया हो, इस तरीके की चीजें, है ना? तो अभी उत्तर हम लोग क्या करेंगे कि वह सामग्री जो वधु अपने पिता के घर से लेकर के आई हो, उसको हम क्या कहते हैं? अन्वायन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिन लोगों का, उनको खुशी हो रही होगी। इसको हम क्या कहेंगे? अन्वायन, है ना? बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है वह नायिका जो लुक छिप कर अपने प्रेमी से मिलने जाए। जैसा कि आपने देखा होगा सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, बहुत सारा विवाद चलता रहता है। उसी से कनेक्टेड ये सवाल है कि ऐसी कोई नायिका, नायक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि नायिका के भेद के तहत आप ये पढ़ रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उस हिसाब के बेस के ऊपर सवाल है। तो सवाल आपसे पूछा गया है कि वह नायिका जो लुक छिप कर अपने प्रेमी से मिलने जाए, यानी वो पब्लिसिटी ना कमाए, लोगों को पता ना चले, लोग उसके बारे में जान ना पाए। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? पहला विकल्प हम पढ़ देते हैं। पहला विकल्प है सुशारिका। दूसरा विकल्प आपके सामने लिखा गया है कृष्णाभिसारिका। तीसरा विकल्प लिखा गया अभिसारिका। और चौथा लिखा गया है रतिप्रीता, है ना? कंफर्म आप लोग बताएंगे कि इस विकल्प को हम लोग क्या कहेंगे। तो सुसारिका, कृष्णाभिसारिका, आप जानते हैं कि कृष्णाभिसारिका हम लोग किसको कहते हैं? जो रात के अंधेरे में अपने प्रेमी से मिलने जाए, वो कृष्णाभिसारिका होता है ना? रतिप्रीता क्या होता है ना? इस हिसाब से आप लोगों को उत्तर देने हैं। तो इसका विकल्प आपका क्या हो जाएगा कि वह नायिका जो लुक छुप करके अपने प्रेमी से मिलने जाए। एक बार आप लोग सोच लिए, सुसारिका, कृष्णाभिसारिका और अभिसारिका और रतिप्रीतिका, है ना? रतिप्रीता। तो आप आराम से उत्तर कर लेंगे कि अभिसारिका। कंफर्म है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है बड़े भाई से पहले छोटे भाई का ब्याह क्या कहलाता है? जैसे आप मान के चलिए, आप 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, जो भी आपकी संख्या है, उनमें से सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई छोटा भाई है और उससे एक बड़ा भाई है, बड़े भाई की शादी ना हुई हो, ब्याह ना हुआ हो, लेकिन छोटे भाई ने धूमधाम से अपना ब्याह कर लिया हो, ऐसे विवाह को या ऐसे भाई को साफ साफ क्या कहते हैं कि बड़े भाई से, ये लिखा है बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह क्या कहलाता है?
तो वो क्या कहलाता है आप देखेंगे। पहला है सव्यसाची, आप जानते हैं सव्यसाची का मतलब होता है जो बाएं हाथ से काम करे। आगे है अकृष्टपच्या, अकृष्टपच्या भी आप लोग जानते हैं कि अकृष्टपच्या का मतलब क्या होता है, ऐसी भूमि जो पहले जोती ना गई हो फिर भी उस पर कुछ होता है, यानी बंजर भूमि इस तरीके से, तो अकृष्टपच्या। आगे क्या बात हो जाएगा, दौहित्र, पुत्री के द्वारा जो पुत्र होता है उसको दौहित्र कहते हैं। ठीक, यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुवेश। ठीक है, क्लियर। आपको याद रहेगा कि बड़े भाई से पहले छोटे भाई का जो विवाह होता है, ब्याह होता है, वो क्या कहलाता है, अनुवेश। कंफर्म है। चलिए अगले हम अपने लगभग लगभग बढ़ रहे होंगे अपने अंतिम सवाल की ओर, कि कुछ कम सवालों से स्टार्ट किया जाएगा, धीरे धीरे हम सिलसिला बढ़ाएंगे और बहुत आगे तक चले जाएंगे। आप जरूरी ये है कि आप सारे लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, अपने यार मित्र साथी संगी इष्ट मित्र सभी तक ये बात आप पहुंचाएंगे कि सर एक बार दोबारा आ रहे हैं, आप लोगों के लिए आ रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें आपको कराई जाएंगी। दरोगा भर्ती हो, पेट की परीक्षा हो, आगामी पेट के बाद में लेखपाल की परीक्षा हो, वीडियो भर्ती हो, जितने भी एग्जाम्स हैं सबकी हिंदी प्लस जीएस की तैयारी आपकी जबरदस्त तरीके से कराई जाएगी। निरंतर आपको क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, वीडियो क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, है ना, सब कुछ अच्छा चलेगा, पीडीएफ भी मिलेंगी। आज पहला दिन है, पहली शुरुआत है, पहले दिन आप सब लोग जानते हैं कि थोड़ा सा माहौल में आने में थोड़ा सा समय लगता है। आपको भी लगता है जब पहला प्रश्न आप देखते हैं किसी एग्जाम हॉल में, जैसे ही पहला सवाल देखते हैं तो थोड़ा सा आपका दिमाग घूमता है कि किस तरीके से क्या, तो उस तरीके से चीजें चलेंगी, लेकिन आपका समर्थन रहेगा, चीजें रहेंगी। तो पहले से भी आप पूर्व से भी हमसे परिचित हैं, जबरदस्त तरीके से चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि किसी ग्रंथ में बाद में जोड़ा गया कोई अंश या हिस्सा क्या कहलाता है। क्लियर है। जैसे कोई किसी ने किताब लिखी या कोई उसने कोई ग्रंथ लिखा और बाद में पता चलता है कि इसमें कुछ और भी अच्छा ऐड ऑन किया जा सकता है, अच्छा कुछ लिखा जा सकता है, अच्छा कुछ बनाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, और किसी ने उसमें बाद में जाकर के कुछ ऐड कर दिया, कुछ जोड़ दिया, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, उस समस्या से जो बाहर वाली चीज है उसको क्या कहेंगे, है ना। तो किसी ग्रंथ में बाद में जोड़ा गया कोई अंश है तो उसको आप क्या कहोगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि पहला विकल्प हमारा है निसंग। निसंग का मतलब होता है कि किसी का संग नहीं, किसी का साथ नहीं, इंडिविजुअली हम अपनी लाइफ अलग तरीके से जीते हैं, अलोन रहते हैं, सबसे अलग रहते हैं, तो ये तो बिल्कुल होने वाला नहीं है ना, तो इसको काट देंगे। दूसरा दिया गया है अंतरकथा, ये भी नहीं होगा। अंतरकथा का मतलब होता है एक कथा के बीच में ही जब दूसरी कथा स्टार्ट हो जाए। कई बार आप सीरियल देखते हैं, सीरियल में चल रहा होगा कुछ और बीच में कहानी सुनानी शुरू कर देंगे कहीं और, कभी उसमें शिमला दिखा देंगे, कभी उसमें लखनऊ दिखा देंगे। क्लियर। तो उस कथा को हम अंतरकथा कहेंगे, ये भी नहीं होगा। और ये होगा प्रत्यारोप। आप जानते हैं कि कोई किसी के ऊपर अगर आरोप लगा दे और आरोप का जब कोई जवाब दे करके वो उस पर आरोप लगा दे तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, प्रत्यारोप। आरोप का प्रत्यारोप, तो ये भी नहीं होने वाला है। आपका आराम से उत्तर क्या हो जाएगा, छेपक। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने अपने 10 सवाल आज कंप्लीट कर लिए हैं, पहली क्लास थी। उम्मीद है सबको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतर लगा होगा, और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। आप लोग पूरा समर्थन करिए चैनल का, हमारा, और हम आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित भाव से काम करेंगे। ओके, धन्यवाद।